नमस्कार। दुनिया में महत्वाकांक्षा से संबंधित बहुत सी कहानियां और वीडियो आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन जो कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनने या देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। और आज इस कहानी को साझा करने का कारण ये है कि आज ही के दिन वो मनहूस घड़ी आई थी। तारीख थी 1 जून 2001। नेपाल में 1 जून 2001 की शाम हर शाम की तरह थी, लेकिन उस दिन की शाम कुछ ज्यादा ही साधारण दिख रही थी, जब नेपाल के राजा के महल नारायण हिती का त्रिभुवन सदन एक शानदार पार्टी की रोशनी से जगमगा रहा था। इस पार्टी का आयोजन नेपाल के राजकुमार दीपेंद्र ने किया था। यहां पर एक जानकारी देते चलें कि इस पार्टी की शुरुआत 1972 में महाराजा बीरेंद्र ने की थी। इसका आयोजन हर महीने के तीसरे शुक्रवार को किया जाता था। ये पार्टी शाही परंपरा का एक हिस्सा थी, इसलिए कह सकते हैं कि नेपाल की वो शाम अब तक की तरह ही एक साधारण शाम थी। लेकिन अगले दिन का सूरज एक भयानक काली रात के बाद निकलने वाला था। किसी को नहीं मालूम था कि अगला सूरज निकलेगा तो क्या लेकर निकलेगा। भगवान को तो मालूम ही था कि आज शाम कुछ होने वाला है। शाम के करीब 6:45 पर राजकुमार दीपेंद्र बिलियर्ड्स रूम पहुंचे। उनके साथ उनके एडीसी मेजर गजेंद्र बोहरा भी मौजूद थे। राजकुमार बिलियर्ड्स ने कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस की और अपने मेहमान और महाराज बीरेंद्र के बहनोई और भारतीय रियासत सरगुजा के राजकुमार रह चुके महेश्वर सिंह को ड्रिंक ऑफर की। कुछ देर बाद महारानी ऐश्वर्या भी पार्टी में पहुंची। उनके साथ महाराज की तीनों बहनें शोभा, शांति और शारदा भी पार्टी में पहुंच चुकी थी। 7 बजे के बाद राजकुमार दीपेंद्र समेत शाही परिवार के अन्य सदस्य भी पार्टी में पहुंच चुके थे। नेपाली मीडिया और विदेशी मीडिया की माने तो पार्टी में नेपाल के राजा बीरेंद्र कुछ देर से पहुंचे। उसके बाद महाराज बीरेंद्र बिलियर्ड्स रूम में पहुंचे। वो अकेले थे क्योंकि ये शाही परिवार की प्राइवेट पार्टी थी, इसीलिए उनके एडीसी पार्टी में उनके साथ नहीं आए। कुछ ही देर बाद युवराज दीपेंद्र को नशे में देखकर सभी मेहमान चौंक गए। वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे और उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। पार्टी में मौजूद लोगों ने राजकुमार को उठाया और उनको उनके कमरे में ले जाकर गद्दे पर लिटा दिया। विदेशी रिपोर्ट और नेपाली मीडिया की माने तो कमरे में नशे में धुत युवराज ने बाथरूम में उल्टियां की। उन्होंने सैनिक की वर्दी, जैकेट, सैनिक बूट और ब्लैक लेदर के दस्ताने पहने थे और 9 mm पिस्टल और MP5 के सबमशीन गन और M16 राइफल उठाई और बिलियर्ड्स रूम की ओर बढ़े, जहां शाही परिवार की पार्टी चल रही थी। सीन कुछ ऐसा था कि बिलियर्ड्स रूम में मौजूद नेपाल के महाराज बीरेंद्र और नशे में धुत हथियारबंद युवराज दीपेंद्र आमने सामने थे। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, युवराज ने MP5 के सबमशीन गन को अपने पिता की ओर उठाया और गोलियां बरसाकर उनके सीने में उतार दी। हॉल में सन्नाटा पसर गया। सभी चौंक गए कि ये हुआ क्या। लोगों को लगा कि युवराज ने अनजाने में ऐसा किया। कुछ देर के बाद युवराज की तरफ कुछ कदम बढ़े और दीपेंद्र ने फिर उनके शरीर में 3 गोलियां मार दी। भारतीय मीडिया में छपी खबरों की माने तो युवराज दीपेंद्र कमरे में दोबारा आए। अब उनके हाथ में M16 राइफल थी। केतकी चेस्टर के हवाले से BBC की रिपोर्ट में कहा गया है, दीपेंद्र अपनी पसंद की एक लड़की से शादी करना चाहते थे, जबकि शाही परिवार को यह मंजूर नहीं था। उन्हें उनके जेब खर्च के हिसाब से कम पैसे मिलते थे। इतना ही नहीं, महारानी ऐश्वर्या ने उन्हें धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी शादी का इरादा नहीं बदला तो उन्हें अपनी युवराज की पदवी गंवानी पड़ सकती है। इसी बात से नाराज युवराज ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। आखिर कौन है वो महिला जिसकी वजह से युवराज दीपेंद्र ने अपने ही खानदान का सफाया कर दिया? देवयानी राणा। देवयानी राणा का जन्म 1972 में नेपाल में राणा राज घराने में हुआ। वो नेपाल के पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा की बेटी हैं। राणा राज घराने ने 1846 से नेपाल पर राज किया। नेपाल में जन्मी देवयानी राजलक्ष्मी की शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने काठमांडू के एक कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 2007 में देवयानी की शादी सिंगरौली के राजकुमार कुंवर ऐश्वर्या सिंह के साथ हुई। ऐश्वर्या सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की बेटी वीणा सिंह के बेटे हैं। देवयानी राणा का रिश्ता ग्वालियर के सिंधिया राज घराने से भी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वजह से राजकुमार दीपेंद्र ने अपने ही खानदान को मिटा दिया। जिस वक्त ये पार्टी चल रही थी, उसके चश्मदीद गवाह केतकी की माने तो हॉल में मौजूद युवराज को रोकने के लिए उनके चाचा धीरेन्द्र आगे आए तो दीपेंद्र ने उन पर भी गोली चला दी और वो दूर जाकर गिरे। इसके बाद युवराज पार्टी में मौजूद सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगे। इस दौरान केतकी को भी गोली लगी। युवराज ने एक बार फिर पिता के सिर में गोली मारी।
महाराज उल्टा लेटे हुए थे, उनका मुंह जमीन की तरफ था और पीठ ऊपर। युवराज के दिल में महाराज के लिए नफरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने बीरेंद्र को पैर से ठोकर मारकर यह तय किया कि वो मरा है या नहीं। केतकी कहती हैं कि उस दृश्य ने उन्हें गहरा धक्का पहुंचाया और उसे वो आज तक नहीं भूली। इन 3 से 4 मिनट तक हुई गोलीबारी में 1 दर्जन लोग दीपेंद्र की गोलियों का निशाना बन चुके थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस रूम से महज कुछ कदमों की दूरी पर एडीसी में से किसी ने भी यहां पहुंचने की कोशिश नहीं की, जबकि वो सभी क्रैक कमांडो की ट्रेनिंग से लैस थे। हालांकि बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चारों एडीसी बर्खास्त कर दिए गए। अब आखिरी बात, दीपेंद्र गार्डन में खड़े थे, वो चिल्लाए और फिर आखिरी गोली खुद को मारी। जानकारी के मुताबिक अस्पताल पहुंचते ही महारानी ने दम तोड़ा। सबसे पीछे की गाड़ी में युवराज, दीपेंद्र और राजकुमार निराजन को अस्पताल लाया गया। कुछ देर बाद राजकुमार निराजन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में दीपेंद्र ने इतने लोगों पर गोलियां चलाई कि अस्पताल में बेड कम पड़ गए। आखिर में पहुंचे दीपेंद्र के लिए ट्रॉमा सेंटर का कोई बेड खाली नहीं था, तो उन्हें जमीन पर लिटाकर शुरुआती जांच शुरू की गई। वो जीवित थे, लेकिन उनकी आंखों की पुतलियां निष्क्रिय हो चुकी थी। तत्काल ही उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। अगले दिन पूरी दुनिया के लिए तो नहीं, लेकिन नेपाल और भारत के अखबारों में इस नरसंहार के बारे में बहुत कुछ छपा। हत्याकांड के 14 घंटे बाद महाराज की मौत और नए राजा बनने की घोषणा की गई और देश को संदेश दिया गया कि महाराज बीरेंद्र अभी पदभार ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए राजकुमार ज्ञानेंद्र रिजेंट के तौर पर कार्यभार संभालेंगे और दुनिया देखती रह गई कि कैसे खुशहाल घर बर्बाद हो गया और उस घर के जाबाज दीवारों की शोभा बढ़ाने लगे जो कल तक जिंदा थे।